सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 75% मतदान, पिछले बार के मुकाबले करीब 2.5% ज्यादा वोटिंग। मिजोरम में 80% से ज्यादा लोगों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान में रैलियां, राहुल गांधी की तेलंगाना में जनसभा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना रवाना। निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति सम्मेलन की थीम। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मुलाकातों समेत 25 कार्यक्रम। देश का आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह का प्रक्षेपण अब से कुछ देर बाद 8 अलग अलग देशों के 30 सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उपग्रह लेकर होगा रवाना। पृथ्वी की सतह के अध्ययन में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4 आतंकी ढेर। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। बड़ी तादाद में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। और विश्व कप हॉकी में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को दी 5-0 से मात। बेल्जियम ने कनाडा को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना की आज स्पेन से भिड़ंत, न्यूजीलैंड का फ्रांस से मुकाबला। शुरुआत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। राज्य में इस बार पिछले विधानसभा के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 72.69% के मुकाबले इस बार 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। But in this particular 3 assembly constituency, 108 Bihar, it has reported 78% polling. 109 Lanji, it has reported 79.07% polling, and 110 Paraswara assembly constituency, it has reported 80.06% of polling. Regarding remaining 227 assembly constituency, the polling percentage at present, because it has been reported by a state that there has been at some location the queue is still there, so tokens have been distributed to the voters who are still in the queue. The voting percentage comes to around 75% in assembly constituency in Madhya Pradesh, which is in comparison to 2013, it was 72.13%. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन जगह जगह पोलिंग बूथों पर जनता अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। 51 जिलों में बने 65,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर वोटरों की भारी तादाद देखने को मिली। महिलाओं से लेकर युवा और बुजुर्गों ने मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाया, लेकिन कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों में खराबी और उनसे जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद उन्हें बदल दिया गया। स्पेशली जब से ईवीएम्स आए तब से इतना सिंपल प्रोसीजर हो गया है। अगर उसके बाद भी हम ये अपॉर्चुनिटी यूज़ ना कर डेमोक्रेसी में ना कंट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पार्ट पे नाइंसाफ़ी है। कंट्रीब्यूशन भी है और एक साधन भी है, तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ का परसेंटेज है ही, फ्रॉम 19 to 25 ईयर्स ओल्ड पीपल आर मोस्ट इन इंडिया। तो अगर हम इसमें मतदान नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं कंप्लेन करने का गवर्नमेंट को। 5 साल बाद एक बार हम लोगों को मौका मिलता है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, तो हम अपने इच्छानुसार जो प्रतिनिधि हमें अच्छा लगेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा, उसको हम चुनेंगे। मध्य प्रदेश में 250 महिलाओं समेत 2,899 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
सबसे ज्यादा 34 उम्मीदवार मेहगांव और सबसे कम 4 उम्मीदवार गुन्नौर सीट पर। बालाघाट विधानसभा की 3 नक्सल प्रभावित सीटों लांजी, पारसवाड़ा और बैहर पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। 6,500 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, जबकि 4,600 मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की सुविधा दी गई। बीजेपी प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद राज्य में लगातार चौथी बार अपनी सरकार बनाने का दावा किया। पूरी तरह 100% हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि केवल वोट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। आपका एक वोट किसान को पसीने की पूरी कीमत देगा। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के भविष्य सुरक्षित रखेगी, मध्य प्रदेश में हितों की रक्षा करेगी और एक नया सवेरा आने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई मौजूदा और पूर्व मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 1,80,000 से ज्यादा सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई। प्रदेश की जनता को अब 11 दिसंबर का इंतजार है, जब चुनावी नतीजे आएंगे। भोपाल से नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पूर्वी राज्य मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान का काम संपन्न हो गया। मिजोरम में चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में मतदान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले चुनाव के 83.41% के मुकाबले इस बार 80% मतदाताओं ने ही वोट डाले। मतगणना का काम 11 दिसंबर को होगा। मिजोरम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य के 1,164 पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोगों की कतारें लग गईं। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष लालथन हवला ने दोपहर में आइजोल के बहुतलांग पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सत्ता में वापसी करेंगे। Every 2 terms they change the government. So are you going to? I'm going to break the jinx. So why? How? What is the? Because of our good work. मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष जोराम थंगा ने रामलोंग पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी एमएनएफ चीफ ने कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राज्य के विकास के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपने बल पर बहुमत लाएगी। Not because it is a two-term, but because of the performance of my party and then the failure of the Congress government, that we hope we will be able to form the government this time. राज्य में कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है, लेकिन कई लोग मौजूदा मुख्यमंत्री लालथन हवला के कामकाज से खुश नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लोगों की मुख्य शिकायत है। I like to have new form of government. Not all outdated food, but new food. राज्य में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 32,545 है। इस बार वोटिंग के दौरान युवाओं में खासा उत्साह दिखा। युवा वोटर राज्य में बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर और उन्नत सड़कें चाहते हैं। Want not like the old ones, but the new development for our country. मिजोरम में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया भी यहाँ की खासियत रही है। मिजोरम की सामाजिक संस्था मिजोरम पीपल्स फोरम को भी इसका श्रेय जाता है, जो चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने में अपना अहम योगदान देती है। तो अब जब मिजोरम के सभी लोग वोट दे चुके होंगे, तो सबकी निगाहें 11 दिसंबर को रहेगी। कौन इस राज्य की सत्ता संभालेगा? लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, जिसका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं कि नई सत्ता जब आएगी तो किस तरीके से इस राज्य के बुनियादी ढांचे ठीक किए जाएंगे। सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं और रोजगार को ठीक किया जाएगा, ताकि इस राज्य को एक नया जीवन मिल सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मिजोरम के आइजोल से अखिलेश सुमन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज जयपुर, करौला और नादौती में चुनावी रैलियां करेंगे। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा।
वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आज जारी होगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजस्थान में बीजेपी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। राजस्थान का चुनावी रण दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। पार्टियों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में 2 चुनावी सभाएं की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। पार्टी के प्रत्याशियों ने दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के कल्याण के लिए की सरकार को रिपोर्ट दिया। राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जनता से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। विकास के नारे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है, ये सपना है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कल्याण का। ये सपना है भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजित करने का। हम इस सपने को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। आज जब शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है। भरतपुर की रैली में भी प्रधानमंत्री कांग्रेस की नीति और नीयत पर जमकर बोले। उन्होंने माओवादियों और नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में साफ करने की अपील की। ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी लोगों को ये नामदार के राज दरबारी, उनके खासम खास कहते हैं कि ये माओवादी, नक्सलवादी, हिंसावादी ये तो क्रांतिकारी है। आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, माओवादियों को क्रांतिकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी को चुन चुन करके साफ कर दीजिएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आमेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार में अब महज एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दल लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष आज परिगी और हैदराबाद के करीब चेलेवला में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। वो राज्य में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव में 541 सरपंच हलकों के लिए 1209 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा 4297 पंच वार्डों के लिए 4723 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू संभाग के 7 जिलों में 5वें चरण में मतदान जारी है। वहीं कश्मीर संभाग के 9 जिलों में 5वें चरण में वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग दोपहर 2 बजे तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अवंतीपुरा इलाके में सेना ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से गोला बारूद भी बरामद किए। हालांकि अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। जम्मू कश्मीर में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले में मोस्ट वांटेड लश्कर ए तैयबा के आतंकी नवीद जट को सुरक्षा बलों ने कल मार गिराया। बडगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया।
पाकिस्तान का रहने वाला नवीद जट लश्कर में शामिल होने के बाद पिछले कई साल में कश्मीर घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। 14 जून को श्रीनगर में राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या में भी नवीद जट शामिल था। सुरक्षा बलों ने 24 नवंबर को शुजात बुखारी की हत्या में शामिल एक और आतंकी को मार गिराया था। इससे पहले मंगलवार को 2 अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे। इस दौरान एक जवान भी शहीद हुआ था। पुलिस के लोगों को अटैक करना, उनको मारना, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी जो हैं वो ये नवीद जाट और लश्कर तौबा के मिलिटेंट इसमें शामिल थे। पिछले एक हफ्ते में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए साउथ कश्मीर में और आज के इस ऑपरेशन में। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार सत्र में क्या कुछ रहेगा खास और सत्र को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इस बारे में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी ने। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अगले वर्ष चुनाव भी हैं, तो ये सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें बहुत सारे कार्य संसदीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जा सकते हैं और इसके लिए हमने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। सारे मेंबर्स को सम्मन्स भेजे जाते हैं, सूचना भेजी जाती है, वो सूचना भेजी जा चुकी है और हमारी इसके बारे में तैयारियां हो चुकी हैं। हम जो क्वेश्चन हैं वो उनके बैलेट्स होते हैं हमारे यहाँ, वो बैलेट्स प्रारंभ हो चुके हैं और विभिन्न तारीखों की, विभिन्न डेट्स की जो हमारा कार्य है उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। इस बीच में 3 ऑर्डिनेंस भी पास हुए हैं और उन ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लाने की परंपरा होती है, तो उन ऑर्डिनेंस के जो बिल हैं रिप्लेस करने के लिए वो बिल भी संभावना है कि वो इस सेशन में लाए जाएंगे। और राज्यसभा के महासचिव के साथ ये खास बातचीत आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 5:30 बजे। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। बिहार शेल्टर होम से जुड़े मामलों में राज्य पुलिस की लापरवाही के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सभी मामलों की जांच करने को कहा है। बिहार शेल्टर होम की आड़ में यौन शोषण से जुड़े कुल 17 मामले हैं और इनमें से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच पहले से ही सीबीआई के पास है। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कल बाकी 16 मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने बिहार पुलिस के काम करने के रवैये पर एतराज जताते हुए राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाई। हालांकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया था कि इन शेल्टर होम से जुड़े मामलों की तफ्तीश का जिम्मा राज्य पुलिस के पास ही रहने दिया जाए। इस बाबत बिहार के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को ठुकरा दिया। साथ ही जांच एजेंसी को यह आदेश भी दिया कि शेल्टर होम से जुड़े जांच अधिकारियों का कोर्ट की मंजूरी लिए बिना तबादला भी नहीं किया जाएगा। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले से जुड़ी जांच पर 7 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल करेगी। सिख विरोधी दंगों से जुड़े त्रिलोकपुरी हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए दोषी करार दिए गए करीब 80 लोगों को सरेंडर करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 साल पुरानी याचिकाओं को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया। त्रिलोकपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए 107 आरोपियों में से ट्रायल कोर्ट ने 88 लोगों को दोषी ठहराया था और सभी को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। इन सभी पर त्रिलोकपुरी इलाके में दंगों में शामिल होने, घरों को जलाने और कर्फ्यू उल्लंघन का आरोप था। दोषियों ने 27 अगस्त 1996 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ व्यापक दंगे हुए थे। त्रिलोकपुरी में हुई हिंसा के बाद 95 लोगों के शव बरामद किए गए थे, जबकि 100 से ज्यादा घरों में आगजनी हुई थी। जिन 88 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था, बीते सालों में उनमें से कुछ की मौत हो गई। त्रिलोकपुरी में रंगे हाथों पुलिस ने उनको पकड़ा था, उनकी सज़ा को आज बरकरार रखा है और कहा है उनकी अपील डिसमिस करके कि ये सज़ा भुगतेंगे और उसके साथ साथ ये केस में
95 डेड बॉडीज पुलिस ने रिकवर की थी, मगर इसमें 302 का चार्ज नहीं लगा, मर्डर का चार्ज नहीं लगा था। तो आज जज साहब ने ये पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट किया है कि उनमें इंक्वायरी की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता और हावड़ा में वायु गुणवत्ता सुधारने से जुड़े एनजीटी के 2 साल पुराने आदेश का अनुपालन करने में नाकाम रही है। इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार को आदेश के 2 हफ्ते के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जुर्माना राशि जमा करानी होगी। अगर बंगाल सरकार ने रकम तय समय पर जमा नहीं कराई तो उसे हर एक महीने के विलंब पर 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। एनजीटी में इस मामले पर कल सुनवाई हुई थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि ये जुर्माना इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि एनजीटी ने 2016 में राज्य सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए जो उपाय सुझाए थे उन्हें लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 8 जनवरी 2019 तक प्रदूषण रोकथाम से जुड़ी फॉलोअप कार्य योजना और जुर्माने के भुगतान के बारे में हलफनामा दायर करके जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने यूपीए शासन के दौरान जीडीपी आंकड़ों की समीक्षा की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2006 से 2012 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट को पिछली सीरीज के नए डेटा से संशोधित किया है। सरकार का कहना है कि उसने अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश करने के लिए ऐसा किया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.5% रही, जबकि पहले इसका अनुमान 10.3% लगाया गया था। Been the intention of this government to mislead or to try and do something purposefully which does not reflect the reality, and I'm actually serious on that, because I myself had cancelled the first press conference, if you remember, because the statisticians here, my peers, were not satisfied with what we had, and they asked us to do more work, and which is why we met again, and only after getting their assurance on the veracity and the credibility of this exercise have we released it. And so there is simply no attempt at anything which is other than putting forward the technically superior and correct data on the growth rate in the economy. इसरो अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश का आधुनिकतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाइसिस को ले जाने वाले रॉकेट PSLV C-43 को छोड़ने की उल्टी गिनती जारी है। अब से कुछ देर बाद 9:58 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण होगा। PS4 चरण के लिए ईंधन भरने का काम पूरा हो गया है। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। 380 किलो वजनी इस सैटेलाइट को इसरो ने विकसित किया है। ये PSLV C-43 अभियान का प्राथमिक उपग्रह है। इसरो के बयान के मुताबिक ये उपग्रह सूर्य की कक्षा में 97.957 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा। इसकी आयु करीब 5 साल होगी। इन सभी उपग्रहों को PSLV C-43 की 504 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। रॉकेट पृथ्वी का निरीक्षण करने वाले भारतीय उपग्रह हाइसिस और 30 अन्य सैटेलाइट को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाएगा, जिनमें 23 अमेरिका के होंगे। हाइसिस में 1 माइक्रो और 29 नैनो सैटेलाइट होंगे। ये उपग्रह 8 देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के हैं। तेरहवें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो गए हैं। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय निष्पक्ष और स्थायी विकास के लिए आम सहमति है। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पहले सत्र में जनहित सर्वोपरि विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले असर, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कौशल भारत, डिजिटल इंडिया के साथ साथ वस्तु और सेवा कर समेत कई विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के मसलों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का भी आह्वान करेंगे। G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई और देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी होगी।
भारत के बाद अब पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की नींव पड़ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नारोवाल जिले में एक समारोह में इसका शिलान्यास किया। इस दौरान भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा में करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का काम बुधवार को शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को नारोवाल में हुए समारोह में कॉरिडोर का शिलान्यास किया। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस कॉरिडोर को सिख समुदाय की 70 साल की प्रार्थना का नतीजा बताया। 2 दिन पहले जब मेरे पंजाब में हमने नींव पत्थर वहां पे रखा, इस करतारपुर कॉरिडोर को हकीकत बनते हुए मैंने उधर देखा और मेरे गुरु नानक का बुलावा आया, तो आज आपकी धरती में आके यहाँ भी हकीकत देख के जा रही हूँ। इसको मैं कहती हूँ बाबा नानक का चमत्कार। मैं आज उस अरदास के साथ आई हूँ कि मेरे जैसे जहाँ भी अरदास कर रहे हैं उनको भी इसके खुले दर्शन दीदार मिलके वो भी अपनी इबादत करें और अपनी झोली खुशियों से बच सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरोसा दिलाया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये आपको वाज़ेह करता हूं कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। ये कॉरिडोर बनेगा और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे वो खुद यहाँ इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं और इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारत पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। ये कॉरिडोर करतारपुर गुरुद्वारे को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। इस गलियारे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक पहुंचना आसान हो जाएगा। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। ये गुरुद्वारा सिखों के लिए खास है क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल यहाँ गुजारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से कार्यक्रम में कश्मीर मसला उठाए जाने पर नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे पवित्र मौके पर कश्मीर मुद्दे का जिक्र बेहद खेदजनक है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर दोहराया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के न्योते को अस्वीकार करते हुए सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि भारत सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। हैदराबाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्क जब तक उसकी सरजमी पर हो रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाता तब तक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत और करतारपुर कॉरिडोर दोनों अलग अलग मसले हैं, इसलिए सार्क शिखर बैठक के लिए भारत पाकिस्तान के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहा है। सुषमा स्वराज ने यह भी साफ किया कि करतारपुर कॉरिडोर शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत काफी समय से पाकिस्तान से बात कर रहा था, लेकिन अब जाकर पाकिस्तान ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसके लिए सहमति जताई। That for the last 20 years, rather many years, Government of India has been asking for this Kartarpur corridor, and for the first time, Pakistan responded positively to this. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. और अब बात खेलों की। पुरुष हॉकी विश्व कप भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से हराकर अपना विजयी अभियान शुरू किया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम शुरुआत से हावी होकर खेली और मैच के चारों ही क्वार्टर में अपना दबदबा बनाए रखा। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए। मनदीप सिंह, आकाशदीप सिंह और ललित उपाध्याय ने 1-1 गोल दागा। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बेल्जियम से 2 दिसंबर को होगा। बेल्जियम ने हॉकी विश्व के उद्घाटन मुकाबले में कनाडा को 2-1 से मात देकर जीत के साथ आगाज किया। आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होगा, वहीं दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम फ्रांस से भिड़ेगी।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे देखिए विशेष में 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। नमस्कार।